की कहानी बुराड़ी केस पर आधारित है। अगर आप पहले से इस केस के बारे में जानते हैं तो शायद आपको यह वीडियो थोड़ा दोहराव जैसा लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक नए तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। बुराड़ी केस एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी एक परिवार की है जो 11 दिनों तक ऐसे रिवाज और अंधविश्वास का पालन करता रहा जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। यह घटना दिखाती है कि कैसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद अंधविश्वास के चंगुल में फंस जाते हैं। हमारे देश में कई परिवार पीढ़ियों से कुछ रीति रिवाज और टोटके मानते आ रहे हैं। ये परंपराएं कई बार उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और बुराड़ी केस भी कुछ ऐसा ही है। यह घटना एक ऐसे रिवाज और टोटके पर आधारित थी जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। आज के वीडियो में मैं आपको इस केस की पूरी कहानी बताऊंगा। यह घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हमारे समाज में मौजूद अंधविश्वास और उसके प्रभाव की कहानी है। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू द शो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ इंडिया। मेरा नाम रश है और आप देख रहे हैं द शॉकिंग केस ऑफ बुराड़ी फैमिली। यह कहानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की है जहां 2018 में चंदावत या भाटिया परिवार के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह परिवार एक सामान्य भारतीय परिवार था जिनकी एक ग्रोसरी की दुकान और एक प्लाईवुड की दुकान थी। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि सुबह 5:30 बजे उनकी दुकानें खुल जाया करती थीं। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार धार्मिक और मिलनसार था, लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन उनकी दुकानें तय समय पर नहीं खुली। चूंकि यह ग्रोसरी की दुकान थी, लोग सुबह सुबह दूध और अन्य जरूरी सामान खरीदने आते थे। दुकान बंद देखकर आसपास के लोग जमा होने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी और सभी यह चर्चा करने लगे कि आखिर दुकान क्यों नहीं खुली। पड़ोस में रहने वाले गुरुचरण, जो परिवार के करीबी मित्र थे, स्थिति का पता लगाने के लिए उनके घर गए। उन्होंने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा धकेला तो वह आसानी से खुल गया। गुरुचरण सीढ़ियों से ऊपर गए और जैसे ही उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खोला, जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और भुला न सकने वाला अनुभव बन गया। पूरे परिवार के 9 सदस्य घर के बीचों बीच छत से लटके हुए थे। एक महिला दीवार के सहारे झूल रही थी और परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य अपने कमरे में मृत पाई गईं। कुल 11 लोग इस भयावह घटना का हिस्सा थे। सभी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कानों में रुई ठूंसी थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था। उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। गुरुचरण यह दृश्य देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत नीचे भागे। बाहर जाकर उन्होंने शोर मचाया। संयोग से पास ही पुलिस का एक पेट्रोलिंग अधिकारी मौजूद था, जिसे उन्होंने तुरंत बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले यह जांचने की कोशिश की कि क्या यह चोरी का मामला हो सकता है। भारत में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लूटपाट के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। घर की सभी कीमती चीजें, गहने और नकदी सुरक्षित थीं। कहीं भी जबरन घुसने या संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग स्वेच्छा से अपनी जान दे चुके हों। 11 लोगों का इस तरह एक साथ मर जाना बेहद चौंकाने वाला था। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार आपस में बहुत प्यार करता था और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखता था, लेकिन हर परिवार की तरह इस परिवार के भी कुछ गहरे राज थे। इस घटना की सच्चाई को समझने के लिए पहले परिवार के सदस्यों के बारे में जानना जरूरी है। इस परिवार में कुल 11 लोग थे जो 3 पीढ़ियों के अंतर्गत आते थे। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं नारायणी देवी, जो इस घर की मुखिया थीं। उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा और उनकी अविवाहित पोती प्रियंका रहती थीं। इसके अलावा 2 विवाहित जोड़े भी इस परिवार का हिस्सा थे। एक थे भुवनेश और उनकी पत्नी सविता, जिनके 3 बच्चे नीतू, मीनू और ध्रुव थे। दूसरा जोड़ा था ललित और उनकी पत्नी टीना, जिनका एक बेटा शिवम था। नारायणी देवी सबसे बुजुर्ग थीं, जबकि शिवम सबसे छोटा सदस्य था। चंदावत परिवार, जिन्हें कुछ दस्तावेजों में भाटिया के नाम से भी जाना जाता था, अपने पड़ोस में काफी लोकप्रिय थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके पड़ोसियों ने कभी उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी थी। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी स्थिर थी। लेकिन इस परिवार की यह दुखद और रहस्यमयी घटना उनके शांत और व्यवस्थित जीवन के बिल्कुल विपरीत थी। उनके पड़ोसी और जानने वाले यह समझने में असमर्थ थे कि ऐसा क्या हुआ होगा
जिसने इस खुशहाल परिवार को इस अंजाम तक पहुंचा दिया हो। इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमें उनके जीवन के अनकहे पहलुओं को समझना होगा। 14 जून 2018 को हुई इस घटना से लगभग 15 दिन पहले 33 साल की प्रियंका की सगाई हुई थी। बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली थी। इस बात ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोग चर्चा करने लगे कि जब 15 दिन पहले सगाई हुई थी तो अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने खुद को फांसी लगाई, तो फिर ललित जी ने अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी पर 5-6 लाख रुपए क्यों खर्च किए होंगे। जब उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की गई। जब मैं इस केस पर 11 महीने पहले रिसर्च कर रहा था तब भी ये सवाल मेरे दिमाग में थे और आज भी हैं। इस केस में अगर कोई चीज सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है संख्या 11। कुल 11 लोग मृत पाए गए थे। इस केस से जुड़ी हर एक बात में 11 की संख्या बार बार सामने आती है। पुलिस को उनके घर से 11 डायरियां मिली जो 11 साल के समय में लिखी गई थीं। इस परिवार में 11 सदस्य थे। इन डायरियों में 2007 से शुरू हुए निर्देश दर्ज थे और ये निर्देश ललित द्वारा लिखे गए थे। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह के बारे में बात करना भी जरूरी है। भोपाल सिंह ने हरियाणा के एक गांव में अपनी जवानी में खेती की थी। बाद में काम की तलाश में वे नारायणी देवी के पिता से मिले। नारायणी देवी के पिता को भोपाल ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति लगे। उन्होंने भोपाल से पूछा कि क्या वे उनकी बेटी से शादी कर उनके घर जमाई बनेंगे। भोपाल सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शादी के बाद उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया। भोपाल सिंह इस परिवार के मुखिया थे। उनकी बात ही घर में अंतिम मानी जाती थी। भारतीय परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि जो सबसे बुजुर्ग होता है वही परिवार का नेतृत्व करता है। उनके निर्देश ही परिवार के लिए नियम बन जाते हैं। भोपाल सिंह की 2007 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका खाली हो गई। अब सवाल था कि अगला मुखिया कौन बनेगा, बड़ा भाई भुवनेश या छोटा भाई ललित। ललित अपने बड़े भाई से अनुभव में कम थे, लेकिन भोपाल सिंह की मृत्यु का सबसे बड़ा असर उन्हीं पर हुआ। वे पहले से ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वे और भी ज्यादा गुमसुम रहने लगे। यहीं से 11 डायरियों की कहानी शुरू होती है। ललित पहले से ही कॉलेज के दिनों से अपनी डायरी लिखते थे, लेकिन 2007 के बाद उनकी डायरी में कुछ और ही दर्ज होने लगा। इस परिवार में शक्ति का संतुलन हमेशा से मुखिया के इर्द गिर्द घूमता था। ललित, जो कम बोलते थे, परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन गए। उनकी बातों को परिवार पत्थर की लकीर मानता था। अगर यह परिवार एक गाड़ी था तो ललित उस गाड़ी का इंजन थे। उनके और उनके बड़े भाई भुवनेश के बीच 6 साल का अंतर था, लेकिन ललित अपने भाई से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आते थे। भोपाल सिंह की मृत्यु के बाद ललित और भी ज्यादा शांत और रिजर्व हो गए। यही वह समय था जब 11 डायरियों में दर्ज निर्देशों ने परिवार की जिंदगी पर नियंत्रण कर लिया। यह कहानी 2007 से शुरू होती है, जब भोपाल सिंह की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद भाटिया परिवार के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि ललित ने अचानक से एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इस डायरी में जो कुछ लिखा जाता था वह निर्देशों से भरा होता था। इसे पढ़ने पर ऐसा लगता था जैसे ललित किसी से बात कर रहे हों। परिवार का मानना था कि ललित के माध्यम से भोपाल सिंह उनके साथ संवाद कर रहे थे। यह बात अंधविश्वास की ओर इशारा करती है। आपने पहले भी सुना होगा कि आत्माएं किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और उसे नियंत्रित कर सकती हैं। ललित इस परिवार के लिए एक माध्यम बन गए थे, जिसके जरिए परिवार के सदस्य भोपाल सिंह से बात कर सकते थे। ललित के माध्यम से भोपाल सिंह अपने संदेश परिवार को देते थे। भाटिया परिवार का विश्वास था कि भोपाल सिंह की आत्मा उनकी रक्षा कर रही है, उनका मार्गदर्शन कर रही है और उनके साथ संवाद कर रही है। इस अंधविश्वास की शुरुआत यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार का मानना था कि जब भी ललित के अंदर भोपाल सिंह आते थे तो ललित की आवाज और व्यवहार बिल्कुल भोपाल सिंह जैसा हो जाता था। यह विश्वास इतना गहरा था कि परिवार ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। अब बात करते हैं परिवार के आखिरी दिन की। इस दिन की घटनाएं और भी रहस्यमयी थीं। पुलिस को परिवार के सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें परिवार के सदस्य रस्सियां खरीदते हुए नजर आ रहे थे। इन फुटेज में कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा। उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके लिए एक सामान्य दिन था। ललित की डायरी में इस पूजा के बारे में विस्तार से लिखा गया था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा गया था कि इस पूजा को बड़ पूजा कहा जाता है। इसमें 7 दिनों तक पूजा करनी थी। अगर घर में कोई आता था तो पूजा को अगले दिन तक टालना होता था। पूजा के दौरान आंखों पर पट्टी बांधनी थी और मुंह पर रूमाल लगाना था।
दिल की धड़कन को शांत रखना था और केवल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था। डायरी में लिखा था कि जब पानी का रंग बदलेगा तब भोपाल सिंह वापस आएंगे और सभी को बचाएंगे। परिवार का मानना था कि यह तपस्या उन्हें बाढ़ से बचाएगी। पुलिस को जब परिवार के शव मिले तो किसी भी शव पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। केवल भवनेश के हाथ में एक रूमाल था जो उसके मुंह पर बंधा हुआ था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि शायद भवनेश को इस पूजा के परिणाम का एहसास हो गया था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी ने भी इस पूजा का विरोध नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि पढ़े लिखे होने के बावजूद 11 लोग इस हद तक अंधविश्वास में क्यों डूबे हुए थे। इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल सके, क्योंकि इस रहस्य को केवल वही 11 लोग जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बुराड़ी कांड की असलियत कई सवालों और रहस्यों के साथ हमेशा अनसुलझी रहेगी। पहला सवाल यह है कि इतने पढ़े लिखे और 3 पीढ़ियों के इस परिवार ने कभी ललित के प्लान पर सवाल क्यों नहीं उठाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि इस परिवार में जो भी डायरी में लिखा जा रहा था वह उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा था। जब भी परिवार ने डायरी के निर्देशों का पालन किया, उन्हें व्यवसाय में वृद्धि, पारिवारिक समस्याओं का समाधान और अन्य सकारात्मक परिणाम मिले। इससे परिवार को यह विश्वास हो गया कि जो कुछ भी ललित कह रहा है वह वास्तव में भोपाल सिंह जी की आत्मा के माध्यम से आ रहा है और उनकी भलाई के लिए है। 11 वर्षों तक इस प्रकार की घटनाओं के चलते परिवार के सदस्यों का मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था। जब भी परिवार डायरी के अनुसार चलता, उन्हें अच्छे परिणाम मिलते और जब भी वे निर्देशों का पालन नहीं करते, उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि भोपाल सिंह जी नाराज हो गए हैं। इस प्रकार का विश्वास और डर एक ऐसा वातावरण बना देता है जिसमें सवाल करने की जगह ही नहीं बचती। ललित ने धीरे धीरे परिवार का विश्वास अर्जित किया। वह यह साबित करने में सफल रहा कि डायरी में लिखी बातें केवल उनके भले के लिए हैं। परिवार ने यह मान लिया कि उनके सभी निर्णय ललित के नहीं बल्कि भोपाल सिंह जी के हैं। इस तरह ललित ने न केवल उनका विश्वास जीता बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। दूसरा सवाल यह है कि इतने वर्षों तक इस योजना के बारे में किसी ने भी बाहर क्यों नहीं बताया। यहाँ 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, परिवार के भीतर परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहनी चाहिए वाली मानसिकता। भारतीय परिवारों में यह सोच आम है कि घर की समस्याओं को बाहर के लोगों से साझा करना सही नहीं है। ललित ने संभवतः डायरी में यह सुनिश्चित किया होगा कि परिवार के सदस्य बाहर किसी से कुछ भी न कहें। यह बात डायरी में सीधे या परोक्ष रूप से लिखी गई हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि डायरी में जो कुछ भी लिखा जाता था वह परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करता था। उदाहरण के लिए, अगर ध्रुव का ध्यान फोन पर अधिक जा रहा है तो डायरी में उसे सुधारने के निर्देश मिलते। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो डायरी में लिखा जाता कि इससे ललित और टीना पर असर पड़ रहा है। इस प्रकार परिवार को यह विश्वास हो गया था कि डायरी के निर्देशों का पालन करना ही सही है। बच्चों की बात करें तो वे भी इस माहौल का हिस्सा बन गए थे। उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उनके लिए सामान्य बन गया था। उनके पास फोन और टीवी तो थे, लेकिन वे इस नियंत्रण और डर से बाहर नहीं निकल सके। इसके अलावा डर का एक और पहलू है। डायरी में यह लिखा होता था कि निर्देशों का पालन न करने पर भोपाल सिंह जी नाराज हो जाएंगे और परिवार को मिलेगा। यह डर और सम्मान का मिश्रण था जिसने परिवार को चुप रहने पर मजबूर किया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक धार्मिक या पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का उदाहरण था। ललित ने धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य के दिमाग को इस तरह से प्रभावित किया कि उन्हें लगा कि वे जो कर रहे हैं वह उनके भले के लिए है। 11 नंबर की बात बहुत रोचक है। यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि इस संख्या का इस केस में क्या महत्व है। घर में 11 नोटबुक्स थीं, 11 सालों तक चीजें चलीं, 11 परिवार के सदस्य थे, 11 खिड़कियां, 11 वेंटिलेशन पाइप्स, 11 रेलिंग्स। यह सब महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? कई लोग मानते हैं कि यह एक संकेत है, कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। जब मीडिया ने 11 पाइप्स को कवर किया तो उन्होंने यह कहानी गढ़ दी कि इन पाइप्स के जरिए आत्माओं ने घर से बाहर जाने का रास्ता बनाया। हालांकि यह भी हो सकता है कि 11 नंबर का इतना बार उल्लेख सिर्फ मीडिया के प्रभाव की वजह से हमारे दिमाग में गहरे तक बस चुका हो। पर यह सवाल बना रहता है कि इस संख्या का महत्व क्या है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। अब बात करें दूसरी अहम चीज की, डायरी। असल में डायरी कौन लिख रहा था?
2007 से 2018 तक जो डायरी के पन्ने मिले उनमें बहुत ही खास निर्देश थे, जैसे सर पर नारियल रखना, कलयुग मदिरा के रूप में घर में प्रवेश कर रहा है और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब भोपाल सिंह की आवाज में सुनाई देता था, लेकिन डायरी में लिखता कौन था? ऐसा कहा जाता है कि यह सब ललित के माध्यम से हो रहा था। ललित अपने पिता भोपाल सिंह की आत्मा के माध्यम से यह निर्देश दे रहा था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने दिखाया कि यह लिखावट सिर्फ ललित की नहीं थी, इसमें उसकी भतीजी नीतू और प्रियंका की भी लिखावट शामिल थी। दोनों कॉलेज जाती थीं और उनके कहने पर वे यह सब लिखती थीं। यह बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कुछ सुनकर लोग हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन नीतू और प्रियंका के लिए ललित की कही हर बात एकदम सच थी। ललित की मानसिक स्थिति भी सवालों के घेरे में है। 1988 साल में हुए बाइक एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। उसके दोस्तों के अनुसार इस हादसे के कारण ललित के सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसके बाद 2004 में हुए एक और घटना ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। प्लाईवुड शॉप में एक विवाद के बाद उसे दुकान में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस हादसे में उसकी आवाज चली गई और उसने 2007 में अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह बोलना बंद कर दिया। 2007 में हुई पूजा के दौरान जब ललित ने अचानक हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो परिवार के सभी सदस्य चौंक गए। यह घटना परिवार के विश्वास को और मजबूत कर गई कि ललित के शरीर में भोपाल सिंह की आत्मा आई है। यह ललित के लिए एक अवसर बन गया। उसने इस विश्वास का इस्तेमाल अपनी शक्ति वापस पाने के लिए किया। ललित ने इस विश्वास का सहारा लेकर निर्देश देना शुरू किया और परिवार ने उसे पूरी तरह से मान लिया। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि क्या ललित केवल अपने परिवार को नियंत्रित कर रहा था या वह खुद भी किसी मानसिक बीमारी का शिकार था। परिवार को यकीन था कि बड़ पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह केस एक गहरी मिस्ट्री बनकर रह गया। अगर आपको यह केस रोचक लगा हो तो अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। अपना ध्यान रखें, अपने करीबियों से प्यार करें और अगली बार किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ मिलते हैं। तो यह थी आज की कहानी। मेरा नाम रश है। ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ इंडिया पॉडकास्ट सीरीज आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और भी सच्ची घटनाओं की ऑडियो टेप सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।